सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी एक कुशल राजनीतिक पद्धति जिसके द्वारा समाज के सभी वर्गों को देश की शासन प्रक्रिया में भागीदारी बनाया जाता है। यही प्रक्रिया सत्ता की साझेदारी कहलाती है। मतलब समझो, जैसे कि क्या होता है कि कहीं पर अगर चुनाव होता है तो चुनाव के अंदर क्या होता है, आरक्षण होता है। आरक्षण टाइप का होता है कि हाँ भाई, इस समुदाय के लोग भी यहाँ से क्या होंगे, खड़े होंगे, इस जाति के लोग, इस धर्म के लोग भी यहाँ से क्या होंगे, खड़े होंगे। ठीक है। जैसे अभी वर्तमान टाइम पर राष्ट्रपति जो हमारे भारत देश की राष्ट्रपति हैं वो कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। ये आदिवासी समुदाय की, कौन से समुदाय की है? आदिवासी समुदाय की हैं। जैसे अभी 3 राज्यों के अंदर चुनाव हुआ पिछला, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, मध्य प्रदेश और एक राज्य में और किसी राज्य में क्या हुआ, चुनाव हुआ। तो इन राज्यों के अंदर जो मुख्यमंत्री क्या किए गए, बनाए गए, मुख्यमंत्री जो क्या किए गए, बनाए गए, वहाँ पर तीनों 3 जाति के हैं सत्ता के। जैसे राजस्थान हुआ तो भजन लाल शर्मा जी बने, तो वो हैं ब्राह्मण। यहाँ पर बना मध्य प्रदेश में बना तो वहाँ पर उनका नाम क्या है? मोहनलाल, डॉक्टर मोहनलाल यादव। शर्मा ब्राह्मण समुदाय के हो गए, यादव ओबीसी समुदाय के हो गए, एक शाह करके हैं अदर कोई तो जो बने हैं वो अलग ही समुदाय के हो गए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हर एक किसी को, हर वर्ण के लोगों को, हर जाति के लोगों को राजनीति में सत्ता की साझेदारी करने में मौका मिल रहा है। ठीक है, यही है सत्ता की साझेदारी। क्या अगर ऐसी कुशल राजनीतिक पद्धति जिसके द्वारा समाज के सभी वर्गों को देश की शासन प्रक्रिया में भागीदारी बनाया जाए। अब यहाँ पर हर जाति के लोग, मान लो एक ओबीसी समुदाय के बारे में बनाया गया, ओबीसी समुदाय का एक बंदा मुख्यमंत्री बना, तो वो किस समुदाय के बारे में सोचेगा? अपने भी समुदाय के बारे में क्या करेगा, सोचेगा। पहले तो पूरे राज्य के बारे में सोचेगा, उसके बाद अपने समुदाय के बारे में भी क्या करेगा, सोचेगा। इसलिए अलग अलग लोगों को साझेदारी दी जानी चाहिए सत्ता में। समझ में आया सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या है? ठीक है, सत्ता का बंटवारा जरूरी है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर किसी, मान लो किसी एक ही के हाथ में क्या है, सत्ता है, किसी एक ही के हाथ में क्या है, सत्ता है, और हमेशा वैसे ही रह रहा है, एक ही जाति का है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही जाति के लोगों को क्या कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है, दूसरे जाति को लेकर को बढ़ावा नहीं दे रहा है। तो ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। उन देशों में भी साझेदारी की आवश्यकता पड़ती है जहाँ कोई सामाजिक विभाजन भी ना हो, यानी कोई समाज सबके सब एक जैसे हों, तो वहाँ पर भी सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता पड़ती है। हर देश में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को मिलकर चलना पड़ता है, नहीं तो संवैधानिक गतिरोध कभी भी पैदा हो सकता है। केवल यही नहीं, केंद्रीय, प्रांतीय, स्थानीय सरकारों को भी सत्ता की साझेदारी के नियम पर चलना पड़ता है, अन्यथा लोकतांत्रिक सिद्धांतों को क्या पहुंचेगा, ठेस पहुंचेगा। जिन देशों में क्षेत्रीय भाषा, जिन देशों के अंदर, जैसे भारत है, भारत के अंदर अनेक भाषाएं क्या की जाती है, बोली जाती हैं। और भारत के अंदर जो राज्यों का राज्य बटे हुए हैं, विभिन्न राज्य बटे हुए हैं, हर राज्यों का जो बंटवारा हुआ है वो कैसे हुआ है, भाषा के हिसाब से, भाषाओं के हिसाब से, विभिन्न समुदाय के हिसाब से क्या हुआ। जैसे पंजाब के लोग क्या बोलते हैं, पंजाबी। हरियाणा के लोग क्या बोलते हैं, जाट। अगर हम तमिल की तरफ जाएंगे, तमिल की तरफ, तमिलनाडु को तमिल बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, अलग अलग। तो ये क्या हुआ है, उनके भाषाई आधार पर क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है। भाषा के आधार पर क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है। जिन देशों में क्षेत्रीय भाषा, जाति आधार पर विभाजन हो, वहाँ पर भी सत्ता की और भी महत्व बढ़ जाता है, सत्ता की साझेदारी की और भी जरूरत पड़ती है। अन्यथा इनमें कोई भी चिंगारी दावा नहीं कर रूप लेकर देश के सारे ताने माने को जलाकर क्या कर सकती है, राख कर सकती है। सामाजिक टकराव आगे बढ़ करके हिंसा में बदल जाता है और ये हिंसा राजनीतिक अस्थिरता ले लेते हैं, और जब राजनीतिक अस्थिरता होती है तो देश के अंदर क्या होने लग जाता है, गृह युद्ध होने लग जाता है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है लोगों का शासन, लोगों के द्वारा चुना गया शासन और लोगों के लिए शासन। लोकतंत्र का मतलब यही होता है। लोकतंत्र एक बुनियादी सिद्धांत है जहाँ जनता ही सारी शक्तियाँ है। अगर हमें कोई सरकार पसंद नहीं आई है तो हम 5 साल चलाने के बाद उस सरकार को क्या कर देंगे, हटा देंगे, बदल देंगे। शासन के विभिन्न अंग हैं, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनका सत्ता का बंटवारा रहता है। सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार और सत्ता बंटवारा विभिन्न सामूहिक समूहों के बीच में होता है। अब इन्हीं को लेकर के, सत्ता के बंटवारे को लेकर के ही एक कहानी आता है, बेल्जियम के समाज की जातीय बनावट। बेल्जियम
कहानी तुमने सुनी होगी बेल्जियम। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी हरियाणा से भी आधा है, परंतु इसकी समाज की जो जाति है, जाति का बनावट जो है बहुत ही जटिल है। इसमें रहने वाले 59% डच भाषा है, यानी सबसे ज़्यादा कौन है? 59। 40% फ्रेंच बोलते हैं। कितने हो गए अब? 99 हो गए। 99। बाकी 1% लोग क्या बोलते हैं? जर्मन बोलते हैं। नहीं, अलग जर्मन बोलते हैं या फिर अलग किसी तरह से है। बहुत सारे ऐसी भाषाएं भी बताऊं, कई बार सांस्कृतिक और राजनीतिक झगड़े का क्या बन जाती है, कारण बन जाती है। परंतु बेल्जियम के लोगों ने एक नवीन प्रकार की शासन पद्धति अपनाकर सांस्कृतिक विविधताओं और क्षेत्रीय अंतरों से होने वाले आपसी मतभेद को क्या कर लिया है? दूर कर लिया है। उन्हें बार बार संविधान में संशोधन इस हिसाब से नहीं करना पड़ता है कि कोई भी व्यक्ति अपने बारे में क्या करे, बेगानापन क्या करे, महसूस करे। उनका संविधान बहुत ही अच्छा है। इन सबको सभी को ध्यान में रख करके क्या बनाया गया? संविधान क्या किया गया? बनाया गया है। अब बात करते हैं वहीं श्रीलंका की बात करते हैं। तो श्रीलंका की जो आधे से ज़्यादा आबादी है उसमें कौन रहता है? सिंहली रहते हैं। सिंगली कौन सी बात होती है? सिंहली होते हैं, अलग लोग होते हैं, अलग भाषा। और 18% लोग तकरीब क्या बोलते हैं? तमिल बोलते हैं। बताइए तकरीब 14% के आसपास। तमिल भाषा 8, 4, 12, 18% के आसपास और बचे। ये 18%, बाकी अन्य ईसाई हैं, मुसलमान हैं, ये सब लोग क्या करते हैं? रहते हैं। अब यहाँ पर जब संविधान बनाया गया तो बेल्जियम के जैसा संविधान नहीं बना। यहाँ पर जब देखा गया कि 74% लोग क्या हैं? सिंहली हैं, सबसे ज़्यादा है, तो संविधान इन्हीं के आधार पर क्या किया जाएगा? बनाया जाएगा। इन्हीं को बढ़ावा दिया जाएगा और सारी की सारी चीज़ें जो कम, जो माइनॉरिटी है, उन पर सारी सारी चीज़ें क्या कर दी जाएगी? थोप दी जाएगी। ऐसे कहाँ का संविधान है? श्रीलंका का। ऐसे ही कहाँ का भी है? कहाँ का है? ऐसे ही सेम पाकिस्तान का भी है। वहाँ पर आज़ादी के टाइम पर 23% क्या थे? हिंदू थे, और बाकी जो थे मुस्लिम थे। बाकी जो बचता है 77% के आसपास कौन थे? मुस्लिम थे। आज हिंदुओं की आबादी 3%, 2-3% बची हुई है, और मुसलमानों की आबादी कितने हो गए? 97-98% हो गए। वहाँ पर जो संविधान बना वो शरिया संविधान के हिसाब से क्या हुआ? काम हुआ। यानी उनका अपना इस्लामिक अपना संविधान लेकर के चले, और पूरे देश को क्या घोषित कर दिया गया? इस्लामिक। आज देख लो देश की हालत क्या है, देश की हालत क्या है। तो यहाँ पर जो संविधान बनाया गया सब पर ऐसे क्या कर दिया गया? थोप दिया गया। ऐसे ही श्रीलंका ने किया। सिंहलियों के लिए सारा का जो संविधान बनाया गया, सबको किसको ध्यान में रख करके संविधान बनाया गया? सिंहलियों को ध्यान में रख करके बनाया गया। और बाकी जो तमिली थे, तमिलों पर उनके ऊपर क्या कर दिया गया? थोप दिया गया। अब किसी को अगर हम क्या करते हैं? दबाते हैं। क्या करते हैं? दबाते हैं। तो एक सीमा तक क्या होगा? दबेगा। जैसे मैं मारूं तेरे को, तो तू एक सीमा तक क्या करेगा? सह लेगा। जब तेरे सहन की सीमा, सहन शक्ति क्या हो जाएगी? उब जाएगी, खत्म हो जाएगी। सहन शक्ति खत्म हो जाएगी। बस भैया, बहुत हो गया बात। ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर 18% लोगों को क्या किया जा रहा था? दबाया जा रहा था। तो इनके जब तक सहने की शक्ति थी तब तक ये क्या किया? इन लोगों ने क्या किया? सहा। और जब इनकी सहन शक्ति क्या हुई? खत्म हुई, फिर उन्होंने क्या कर दिया? बगावत कर दी। बगावत में यहाँ पर क्या शुरू हो गया? गृह युद्ध शुरू हो गया। ग्रह नहीं होता है, गृह होता है। ग्रह प्लैनेट होता है, गृह घर होता है। घर में युद्ध, ठीक है। ग्रह युद्ध का मतलब क्या बोलते हैं? ये सब के सब लड़ने लग गए। शनि वनि लड़ने लग गए। क्या मतलब है? मंगल और शनि आपस में क्या करने लग गए? लड़ने लग गए हैं। बुध आपस में लड़ने लगे। ग्रह युद्ध नहीं होता, गृह युद्ध होता है। ठीक है। गृह, गा में री की मात्रा होती है। ग्रह में गा में आधा रा होता है। समझ में? तो 18% लोगों पर दबाव डाला, तो इन्होंने एक सीमा तक सहा। उसके बाद क्या कर दिया? इन्होंने क्या कर दी? बगावत कर दी। और आपस में क्या हुआ? गृह युद्ध क्या हो गया? चलने लगा। गृह युद्ध क्या होने लग गया? चलने लग गया। ठीक है। यदि श्रीलंका में लोग चाहते तो वे बेल्जियम की भांति अपनी जाति है। और यही अब गृह युद्ध होने की वजह से क्या होता है भाई? गृह युद्ध होगा तो क्या होगा? जान माल सब चीज़ की क्या होती है? हाँ, संसाधनों की क्या होती है? हानि। इंसान में मरेगा, संसाधन में। यहाँ पर क्या कर? गृह युद्ध के अंदर होता क्या? एक समुदाय दूसरे समुदाय का क्या कर रहा है? नुकसान कर रहा है। दूसरा समुदाय उस समुदाय का क्या कर रहा है? नुकसान कर रहा है। यही होता है। पत्थरबाजी, गोला बम बारूद, यही सब कुछ क्या होता है? फटाफट कुछ होते हैं। यदि श्रीलंका के लोग चाहते
तो वह भी बेल्जियम की भांति अपनी जातीय मसले का कोई उचित हल क्या कर सकते थे, निकाल सकते थे, परंतु वहाँ बहुसंख्यक समुदाय अर्थात सहेल सिंघलियों ने अपने बहुसंख्यकवाद को दूसरों पर थोपने का क्या किया, प्रयत्न किया। जैसे मैंने भी बोला पाकिस्तान में तो ऐसा ही है, और धीरे धीरे वहाँ पर हिंदू इतने थे नहीं, और हिंदू काफ़ी ज़्यादा सहिष्णु होता है, वो सह लेता है, ज़्यादा जल्दी आवाज़ नहीं उठाता है, नहीं उठाता तो सह गया, सहते गए तो 23 से कितने हो गए, 3 हो गए, 23 से 3 हो गए, देश खा गए। खा नहीं गए, जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया, मार दिया गया। ठीक है, तो वो 23 से कितने हो गए, 3 हो गए, 23 से कितने हो गए, 3, और इनकी आबादी क्या होती गई, बढ़ती गई। वहाँ पर आवाज़ नहीं उठा, लेकिन श्रीलंका के जो लोग थे उन्होंने जो 18% थे, उन्होंने आवाज़ क्या कर दी, उठा दी, और गृह युद्ध क्या हो गया, शुरू हो गया। गृह युद्ध क्या हो गया, शुरू हो गया। इसी तरह हाँ, इसका मतलब गृह युद्ध मतलब होता क्या है? गृह युद्ध का मतलब दो समुदाय आपस में अपने घर में ही, अपना देश में ही क्या करने लग जाते हैं, लड़ने लग जाते हैं, उसे बोला जाता है गृह युद्ध। गृह युद्ध, दो समुदाय आपस में अपने घर में ही लड़ने लगे, दो समुदाय समझ लो, दो ग्रुप के लोग हो गए। ऐसा छोटी मोटी लड़ाई नहीं होती है, छोटी मोटी लड़ाई पूरे देश में लड़ाई होती है, पूरे देश में लड़ाई होती है, वो गृह युद्ध बोला जाता है। समझ, ऐसा नहीं क्या कि सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में ही क्या हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, या फिर कहीं किसी एक पर्टिकुलर सिटी के अंदर क्या हो रहा है, लड़ाई हो रहा है। ठीक है, दो समुदाय के लोग एक जगह एक जिले में लड़ लिए तो हो गया गृह युद्ध, नहीं, पूरे देश में जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो गृह। जैसे महामारी का एग्जाम्पल लेते हैं, तो महामारी किसे क्या बोला जाता है, जब पूरे वर्ल्ड में फैल जाए। जैसे अभी महामारी फैली थी कोरोना, तो पूरे भारत में फैला हुआ था, पूरे वर्ल्ड में, तो ये महामारी, तब इसका नाम क्या दिया जाता है, महामारी। और जब एक देश के अंदर ही आपस में लोग लड़ने लग जाते हैं तो गृह युद्ध की स्थिति क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो इन्होंने संविधान अपना कैसा बनाया, संविधान इन्होंने ऐसा बनाया जो सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में सोच रहा है, सिंगली के बारे में सोच रहा था, और माइनॉरिटी का क्या हो रहा था, शोषण हो रहा था। तो माइनॉरिटी के लोगों ने क्या किया, आवाज उठाई, और गृह युद्ध श्रीलंका में क्या हो गया, गृह युद्ध क्या हो गया, शुरू हो गया। अब इस चैप्टर से क्वेश्चन कैसे आ सकता है, सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है, सरकार के अलग अलग अंग कौन से हैं, देश में सत्ता की साझेदारी की क्या आवश्यकता है, जरूरत क्या है, बहुसंख्यकवाद का क्या अर्थ है। ठीक है, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या है, इनमें से प्रत्येक का एक उदाहरण भी दें। जैसे बेल्जियम ने होशियारी करी कि भाई हमारे देश के अंदर कई समुदाय के लोग हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जैसा संविधान बनाया जाएगा ऐसा संविधान हो जिससे ऐसा ना लगे कि जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी के साथ क्या हो रहा है, माइनॉरिटी को ऐसा ना सोचे कि हमारे साथ क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। भारत की बात करें तो भारत के अंदर भी ऐसा है, भारत के अंदर भी ऐसा, उल्टा माइनॉरिटी को हमारे यहाँ और भी अधिक आरक्षण दिया गया। जैसे तुम देखते हो तुम्हारे स्कूलों के अंदर माइनॉरिटी को अलग से पैसा मिलता है, क्या तुम्हें मिलता है क्या माइनॉरिटी का अलग से, और तुमसे ज़्यादा, अगर तुम्हें मिल रहा होगा 1000 तो उन्हें मिल रहा होगा 2000, तुमसे ज़्यादा मिल रहा होगा माइनॉरिटी को, अलग से उन्हें आरक्षण दिया गया। ऐसा नहीं हुआ जैसे हमारे यहाँ पर क्या, अगर हम सोचें श्रीलंका किस तरह हम लोग अपने देश के बारे में सोचे, श्रीलंका की, जैसे श्रीलंका की मैं क्या बोला, सिंघली भाई 74% है, तमिल भाई 18% है, तो हम क्या करेंगे, ऐसा सरकार बनाए, ऐसा संविधान बनाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ सिंघलियों के बारे में सोचे, और जो सिंघलियों के ऊपर नियम कानून लागू होता वही नियम कानून किसके ऊपर थोपा जाए, तमिलों के ऊपर क्या किया जाए, थोपा जाए। ऐसा अगर भारत में सोचा होगा तो सबसे ज़्यादा आबादी किसकी, हिंदुओं की, हिंदुओं को ध्यान में रख करके क्या बनाया जाए, संविधान बनाया जाए, और मुसलमानों पर जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी पर क्या किया जाए, जो भी माइनॉरिटी है उन पर क्या किया जाए, थोपा जाए सारा। तो यहाँ पर भी ऐसी स्थिति श्रीलंका की तरह ऐसी स्थिति क्या हो सकती थी, उत्पन्न हो सकती थी, पाकिस्तान में भी उत्पन्न हो सकती थी। लेकिन मैंने बोला ना, हिंदू सहिष्णु होता है, वो जल्दी आवाज़ नहीं उठाता, लेकिन एक विशेष माइनॉरिटी जो है वो उनके अंदर सहिष्णुता नाम की चीज़ नहीं है, और जैसे भी होता है ईटा पत्थर उठा करके क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। ठीक है, अगला चैप्टर पढ़ेंगे हम, संघवाद से अभिप्राय है कि एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें देश की सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार और उसके विभिन्न अनुसांगिक साधिक इकाइयों राज्य सरकार को बीच क्या हो बटी हुई। संघवाद का मतलब यह है, जैसे भारत की एक संघवाद देश है, संघवाद का मतलब यह है कि जो केंद्र सरकार, जो हमारे यहाँ जो पावर है, शक्तियाँ हैं, वो छोटे छोटे स्तरों में क्या हुई हैं, बटी हुई। जैसे केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार, फिर स्थानीय सरकार, क्षेत्रीय सरकार। ठीक है, केंद्र सरकार जैसे मोदी हो गया, राज्य सरकार अगर हम दिल्ली में बैठे हो तो कौन हो गया, केजरीवाल हो गया। ठीक है, और स्थानीय सरकार की बात करें तो स्थानीय सरकार के अंदर कौन हो गए, ऋतुराज हो गया। और क्षेत्रीय सरकार की बात करें तो क्षेत्रीय सरकार के अंदर कौन आ जाता है, राजेश लाला आ जाता है।
ठीक है, तो ये भारत के अंदर ये संघवाद है। आप केंद्रीय शक्तियां क्या कर दिया गया है, छोटे छोटे स्तरों पर क्या कर दी गई है, बांट दी गई है, तो संघवाद। इसी का एक होता है तानाशाह, इसका उल्टा क्या होगा, तानाशाह, केंद्रीयकरण बोला जाएगा। जहां पर ऐसी स्थिति होती है जहां पर सारे के सारे पावर किसके पास होता है, एक ही व्यक्ति के पास होता है, सिर्फ और सिर्फ। जैसे हम चाइना की बात कर लें या फिर नॉर्थ कोरिया की बात करें, किम जोंग की बात करें, तो यहाँ पर ऐसी स्थिति है। ठीक है, संघीय व्यवस्था की विशेषताएं क्या है, संवाद या संघीय शासन व व्यवस्था जिसमें देश की सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार और विभिन्न अनुसांगिक इकाइयों के बीच में बटी हुई होती है। इसकी विशेषताएं क्या है, संघ सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती है। जैसे मैंने बताया 4 स्तर मैंने बताया तुम्हें, कौन कौन सा, केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर, स्थानीय स्तर, क्षेत्रीय स्तर। 4 स्तर पर मैंने तुम्हें सरकार बता, तो भारत के अंदर संघ अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर क्या करती है, शासन करती है, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का अपना अलग अलग क्या होता है, अधिकार होता है। कानून बनाने का अपना अधिकार है भाई, कर वसूलने का किसी और का अधिकार है, प्रशासन चलाने का किसी और का अधिकार होता है। विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। यानी जिस क्षेत्र में हो तुम्हारे पास अधिकार है, राइट्स क्या है, वो सारा लिखा हुआ था, तुम्हें उसी के हिसाब से क्या होना है, चलना है। संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। क्या बोला, को समझा है? संविधान के जो मौलिक अधिकार है किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती है, बल्कि क्या करना पड़ेगा, राज्य स्तर और केंद्र स्तर दोनों सरकारों को क्या होती है, जरूरत पड़ती है। जैसे कि अभी एग्जांपल लें, 5 अगस्त 2019 में धारा 370 क्या किया गया, हटाया गया। धारा 370 क्या किया गया, हटाया गया। कब, 5 अगस्त 2019 में, 5 अगस्त 2019 को धारा 370 क्या किया गया, हटाया गया। अब क्या मान लो बहुमत है, बीजेपी की बहुमत है, तो क्या अकेले हटा देगी? नहीं। उन्होंने पूरा का पूरा खंगाला कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में बोले तो संविधान में परिवर्तन कैसे किए जा सकते हैं, संविधान में परिवर्तन कैसे किए जा सकते हैं, पूरा खंगाला। तो देखा गया, खंगालने पर पता लगा कि भैया कांग्रेस सरकार ने 1954 में संविधान में परिवर्तन किया है, 1958 में संविधान में परिवर्तन किया, 1965 में संविधान में क्या किया है, परिवर्तन किया है। ठीक है, और कुछ ऐसे इस तरीके से परिवर्तन किया था, कि जब 1954 में परिवर्तन किया तो 54 में परिवर्तन करने के बाद 58 में परिवर्तन किया, तो इस बीच में जो पॉइंट थे जिसको ध्यान में रखकर परिवर्तन किया, उनको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, हटा दिया, गायब कर दिया। उसके बाद क्या कर दिया, परिवर्तन ऐसा करके चले गए कि धारा 370 कोई हटा ही नहीं सकता, धारा 370 कोई हटा ही नहीं सकता। फिर डॉक्यूमेंट क्या, जो डिलीट किया गया था वो डॉक्यूमेंट क्या किए गए, ढूंढे गए। ढूंढने के बाद पता लगा हाँ ऐसे हुआ है या ऐसे हुआ है। फिर क्या, धारा 370 क्या किया, हटाया गया। धारा 370 हटाने के लिए पता है क्या करना, यानी कोई भी परिवर्तन लाना है संविधान में परिवर्तन, तो क्या करना पड़ता है, पहले जिस राज्य के लिए संविधान में परिवर्तन, उस राज्य के विधानसभा में जाकर के उसे क्या करो, बिल पास करवाओ। क्या बोला, समझा, बिल पास करवाओ। मान लो उस विधानसभा के अंदर 70 सदस्य हैं, तो 70 में से 36 बंदे क्या होने चाहिए, उसके साथ खड़े होने चाहिए, तो बिल पास हुआ। पहले उस विधानसभा, चाहे विधानसभा में जाओ, फिर दूसरा कहाँ बिल पास होगा, लोकसभा में जाकर के भी, वहाँ पर भी जैसे 543 सदस्य हमारे यहाँ पर हैं, ठीक है, उसमें से भी आधे से एक ज़्यादा क्या होना चाहिए, उसके पक्ष में क्या होना चाहिए, वोटिंग होनी चाहिए। तब जाकर के संविधान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। कोई अकेले, अगर सोचे कोई अकेले संविधान में परिवर्तन कर सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, बल्कि राज्य स्तर पर यानी विधानसभा में, उस राज्य के विधानसभा में और लोकसभा में भी उसे क्या करना पड़ता है, परिवर्तन करना पड़ता है। यानी क्या करना पड़ता है, बिल पास करवाना पड़ता है, तभी जाकर के कोई भी नियम कानून बदल। ये कह रहा है संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती, बल्कि राज्य स्तर पर भी बिल पास होना चाहिए और केंद्र स्तर पर भी बिल पास होना चाहिए। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का क्या है, अधिकार है। केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है। क्या कह रहा है, केंद्र और राज्य के बीच विभिन्न जो सत्ता का बंटवारा होता है, हर राज्य के अंदर और हर देश के अंदर अलग अलग रूप में हो सकता है। पहला तरीका यह है, 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों के साथ ला करके एक बड़ी इकाई क्या करना, गठित करना। संघीय शासन व्यवस्था का गठन दूसरा तरीका है, बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का क्या कर देना, बंटवारा करना। भारत में संघीय व्यवस्था, अब आता भारत में, देखो भारत में भारतीय संविधान ने यहाँ की सरकार को एक संघात्मक रूप प्रदान किया है।
यही विकेंद्रीकरण के लिए अनेक कदम क्या किए गए हैं, उठाए गए हैं। विकेंद्रीकरण का एक होता है केंद्रीकरण, एक होता है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब है अपनी शक्तियों को क्या कर देना, बांट देना। संघीय व्यवस्था में होता है। संविधान में ने मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था, संघ सरकार और राज्य सरकार। केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था। बाद में पंचायत और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा स्तर भी क्या किया गया, जोड़ा गया। भारतीय संविधान लिखित एवं कठोर है एवं राज्यों के मध्य शक्ति के विभाजन को स्पष्ट रूप में, यानी भारतीय संविधान क्या है, लिखित है और क्या है, कठोर है, और राज्यों के मध्य शक्ति के विभाजन को स्पष्ट रूप से क्या करता है, व्यक्त करता है, लिखे हुए हैं। भारत एक स्वतंत्र न्यायपालिका और सर्वोच्च न्यायपालिका की स्थापना की गई ताकि केंद्र और राज्यों को 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच उठाने वाले विवादों को आसानी से क्या किया जा सके, निपटाया जा सके। भारत में संघीय शासन व्यवस्था को अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं। संघ सूची, अगर हम संघ सूची की बात करें तो प्रतिरक्षा सूची, यानी संघ के पास, यानी सेंट्रल के पास क्या है, प्रतिरक्षा, विदेश फॉरेन अफेयर जितने भी होंगे, बैंकिंग सेक्टर जितना हो गया, कम्युनिकेशन जितना हो गया, और मुद्रा जो हो गया वो संघ यानी सेंट्रल के पास। राज्य सूची, राज्य के पास क्या है, पुलिस है, कृषि है, सिंचाई है। लेकिन दिल्ली के पास दिल्ली पुलिस नहीं है, क्योंकि कौन सा राज्य है ये, केंद्र शासित राज्य है। केंद्र शासित राज्यों की जो पुलिस होती है वो किसके हाथ में होता है, केंद्र के हाथ में होता है। केंद्र शासित राज्यों का जो शासन भी होता है वो भी केंद्र के हाथ में होता है। दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहाँ पर चुनाव होता है और किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के अंदर चुनाव नहीं होता। समवर्ती सूची में आता है, राज्य सूची के अंदर मैंने बोला पुलिस, व्यापार, कृषि और सिंचाई। समवर्ती सूची, जिसके अंदर समवर्ती सूची के अंदर क्या काम है भैया, विवाह करना, गोद कर लेना, शिक्षा, वन के बारे में सोचा जाता है। बाकी बचे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। भारत में जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका अपना संविधान है। यही मैंने जो अभी बोला 370 हटा दिया गया, ये लाइन हटा देना, ये नहीं है, ठीक है। भारत में विकेंद्रीकरण, जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। विकेंद्रीकरण मैंने पहले बता दिया, विकेंद्रीकरण का मतलब क्या है, विकेंद्रीकरण का मतलब क्या मतलब है भैया, विकेंद्रीकरण का मतलब है लला कि जब केंद्र सरकार अपनी शक्तियों को क्या कर देती है, बांट देती है छोटे छोटे। स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसले में सीधे भागीदारी बनाना भी संभव हो जाता है। स्थानीय सरकार को संवैधानिक दर्जा किए जाने से हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें और भी ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं। इससे महिलाओं को प्रतिनिधित्व बढ़ाने के साथ ही हमारे लोकतंत्र में भी उनकी आवाज़ क्या होती है, मजबूत होती है। जम्मू कश्मीर में कोई सरकार नहीं थी जब 370 हटा, बिल्कुल नहीं, जब 370 हटा तो नहीं थी, सरकार नहीं थी। अब सुनो इससे पीछे का, वहाँ पर सरकार थी, जो सरकार थी उसका गठबंधन किसके साथ था, बीजेपी के साथ था। तो बीजेपी ने क्या किया, अपना गठबंधन क्या कर लिया, पीछे ले लिया। तो सरकार क्या हो गई, टूट गई। सरकार क्या हो गई, टूट गई। टूटने का मतलब है सरकार टूट गई। जैसे अभी तुमने इस पिछले 4 सालों के अंदर, 3 सालों के अंदर तुमने कहाँ देखा होगा, बिहार में देखा होगा, नीतीश भाई नीतीश जो है, नीतीश चाचा जो है, बिन पेदी के लोटा, कभी इधर लुढ़क ले रहे हैं तो कभी इधर। जब शुरू में उन्होंने सरकार बनाई तो उन्होंने क्या किया, बीजेपी के साथ गठबंधन किया। फिर उन्होंने बीजेपी को क्या कर दिया, छोड़ा। फिर किसके साथ गठबंधन कर दिया, और तेजस्वी यादव की जो पार्टी, लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है, जेडीयू बोला जाता है क्या शायद, तो उनके साथ क्या कर लिया, गठबंधन कर दिया। फिर उनके साथ तोड़ा, फिर से किसके साथ आ गए, बीजेपी के साथ आ गए। तो इसे बोला जाता है बिन पेदी का लोटा। जिधर प्रॉफिट हो रहा है, उसे पॉलिटिशियन जितने भी होते हैं ऐसे ही होते हैं कि जिधर वो फायदा देखते हैं उधर ही क्या कर लेते हैं, लुढ़क लेते हैं। तो आज अभी वर्तमान में वो किसके साथ है, बीजेपी के साथ बैठे हुए। तो वहाँ पर क्या हुआ, जम्मू कश्मीर में क्या था, मैंने बोला कि सरकार किसकी साथ थी, वहाँ पर थी सरकार, जो भी वहाँ पर जो स्थानीय पार्टी है, उन स्थानीय पार्टी के साथ बीजेपी का गठबंधन था। तो बीजेपी ने अपना क्या कर लिया, हाथ पीछे खींच लिया। हाथ पीछे खींचने के बाद सरकार क्या हो गई, गिर जाती है। सरकार क्या हो जाती है, गिर जाती है। अब फिर से सरकार बनाने के लिए उन्हें गवर्नर के पास, जिसको भी अपना सरकार, जिसको लग रहा है कि हाँ बहुमत, पहले पता होना चाहिए तुम्हें बहुमत क्या होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो से जम्मू कश्मीर के अंदर 70 सीटें थी। कितनी सीटें थी, एक एग्जाम्पशन ले रहा हूँ, मान लो जम्मू कश्मीर के अंदर 70 सीटें थी। तो सरकार अपना, जिसको भी मुख्यमंत्री बनना है, वो अपने 36 विधायकों को लेकर के गवर्नर के ऑफिस में क्या करे, पहुंचे, अपने 36 विधायकों को क्या करे, दिखाए, ये मेरे 36 विधायक हैं और साथ में खड़े हुए, और ये मेरे को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और मैं इनके साथ क्या कर रहा हूँ, पार्टी में का मुखिया बनने के लिए तैयार हूँ और मुख्यमंत्री की शपथ लेने के लिए क्या हूँ, तैयार हूँ।
ऐसा। तो इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने सरकार खींच लिया, खींचने के बाद क्या होता है, गवर्नर का शासन। जैसे अभी सरकार गिरती है ना, तो जब तक कोई मुख्यमंत्री नहीं बन जाता तब तक गवर्नर का क्या होता है, शासन होता है। गवर्नर का भी कुछ टाइम पीरियड होता है, तो उस टाइम पीरियड के बाद अगर तब तक मुख्यमंत्री नहीं बन पाता है कुछ टाइम पीरियड के हिसाब से, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से, तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वहां पर क्या लागू कर देगी, राष्ट्रपति शासन लागू कर देगी। तभी राष्ट्रपति के हाथ में वो शासन पूरा आ जाएगा। हाँ, राष्ट्रपति सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, राष्ट्रपति क्या कर देगी, राष्ट्रपति शासन का क्या कर देगी, चालू कर देगी। तो इन्होंने क्या किया, हाथ जब पीछे क्या किया, खींचा, हाथ खींचने के बाद, तो वहां पर एक और पार्टी थी, वहां स्थानीय एक और पार्टी थी, तो उन्होंने सोचा, जो पहले से जो बीजेपी के साथ गठबंधन, उस पार्टी ने सोचा जो स्थानीय पार्टी उसके साथ क्या किया जाए, गठबंधन क्या किया जाए, कर लिया जाए। तो गठबंधन के लिए शायद इन लोगों ने क्या किया, हम गवर्नर के पास इन्होंने शायद फैक्स वैक्स करने की क्या की सोची, लेकिन वो फैक्स गया, जितने में क्या हुआ, वहां पर क्या लागू हो गया, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। राष्ट्रपति शासन क्या कर दिया, लागू हो गया। अब ये धारा जो 370 था, ये तभी हटाया जा सकता था जब वहां पर किसी की सरकार ना हो, जब वहां पर किसी की सरकार ना हो, तभी 370 क्या किया जा सकता था, हटाया जा सकता था, यानी राष्ट्रपति का क्या हो जाए, शासन हो जाए, राष्ट्रपति का शासन हो जाए। तो पहले सरकार गिरी, गवर्नर शासन, गवर्नर का रूल हुआ, गवर्नर का रूल के बाद जब कोई बहुमत नहीं साबित कर पाया, किसका शासन हो गया भाई, राष्ट्रपति शासन। अब देखा भाई राष्ट्रपति शासन है, लो धारा 370 क्या कर दिया इन्होंने, हटा दिया। थोड़ी देर मैंने बताया ना कैसे प्रूफ सारे के सारे क्या किए गए, इकट्ठे किए गए। वो इकट्ठे करने के बाद क्या गया, धारा 370, पहले वहाँ जम्मू कश्मीर, जब पहले वहाँ के जो राज्य स्तर का विधानसभा है वहाँ ले जाकर के क्या किया गया, पेश किया गया, बिल पास करवाया गया। उसके बाद लोकसभा में बिल क्या करवा दिया गया, पास करवा दिया गया, और धारा 370 क्या हो गया, पास हो गया 5 अगस्त 2019 को। समझ में आया समझ? जाति, धर्म और लैंगिक मसले, जाति, धर्म और लैंगिक मसले, बहुत ऐसी जगह पर जहां पर जाति, धर्म और लिंग के हिसाब से क्या होता है, भेदभाव होता है। तो उसी चैप्टर को, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे, जाति, धर्म और लैंगिक मसले। पहला है लिंग, यानी मेल और फीमेल, और एक आ जाते हैं ट्रांसजेंडर, उनके बारे में इस जिक्र नहीं है, लेकिन हम पढ़ते हैं मेल और फीमेल। श्रम का लैंगिक विभाजन, काम का वह विभाजन जिसके अंदर, घर के अंदर का सारा काम घर की औरतें करती हैं। जैसे हमारे दिमाग में धंसा हुआ है कि अगर घर का काम करना, चौका, चूल्हा, बर्तन, ये सब कुछ जो करना है वो कौन करेगा, घर की औरतें, घर की औरतें। हाँ भाई, मान लो तुम्हारी शादी हुई तो तुम्हारे दिमाग में धंसा होगा मेरी घरवाली आएगी तो घरवाली घर का ही क्या करेगी, काम करेगी। ठीक है बेटा, जुबान संभाल के। नारीवाद आंदोलन, जिन आंदोलनों के द्वारा नारी के जीवन में, व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में बराबरी की मांग उठाई गई, यानी एक नारीवाद आंदोलन चला जिसमें बोला भाई हम भी क्या करेंगे, हमें सिर्फ घर के अंदर नहीं रहना है, हमें भी क्या करना है, जॉब करना, हमें भी बाहर। अगर नारी चाहती है कि वो बाहर जॉब करना, पढ़ी लिखी है, जॉब मिल रहा है तो वो चाहती है तो वो बाहर क्या करेगी, जॉब करेगी, इसकी मांग उठाई। और उन आंध्रा लोगों को नारीवाद आंदोलन कहते हैं। ठीक है, जिन आंदोलन के द्वारा नारी के जीवन में, व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में बराबरी की मांग की गई, मांग उठाई गई, उन आंदोलन को क्या बोला जाता है भैया, नारीवाद आंदोलन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नारीवाद आंदोलन। समाज में महिलाओं की भूमिका, यानी समाज के अंदर महिलाएं करती क्या है, या प्रचलित विश्वास है या चलन है कि औरतों को काम केवल बच्चों को देखभाल करना और घर की देखभाल करना है। समझ रहे ना बेटा, क्या बोलना चाह रहे हैं। कभी मतलब इसमें यह कहना चाह रहे हैं कि भैया जो औरतों का काम है वो सिर्फ और सिर्फ बच्चे पैदा करेगी और घर में, घर का चौका, चूल्हा, बर्तन करेगी। ऐसा लोगों के दिमाग में क्या हुआ है, धंसा हुआ। तो इसीलिए नारीवाद आंदोलन उठाएगा कि ये मानसिकता लोगों को, पुरुषों में से ये मानसिकता क्या करो, निकालो। जिस फील्ड के अंदर पुरुष जाकर के काम कर सकता है उसी फील्ड में जाकर के महिलाएं भी क्या कर सकती हैं, काम कर सकती हैं। उनके कार्य को ज्यादा मूल्यवान नहीं माना जाता। ये दूसरा पॉइंट कह रहा है कि जो महिलाओं को कार्य होता है उनको ज्यादा मूल्यवान नहीं माना जाता है। आबादी में औरतों का हिस्सा आता है, परंतु राजनीतिक जीवन या सामाजिक जीवन में उनकी भूमिका ना के बराबर रही है। ऐसा कह रहे हैं कि आबादी में उनकी हिस्सा आता है, लेकिन
जो राजनीतिक है, कह रहे हैं राजनीतिक है, सामाजिक जीवन में उनकी भूमिका ना के बराबर रही है। इसलिए हर जगह पर क्या दिया जा रहा है, अब आरक्षण दिया जा रहा है महिलाओं को। तुम देखो ट्रेन में चले जाओ, मेट्रो में चले जाओ, रिजर्व फॉर द बस में चले जाओ, रिजर्व फॉर द लेडीज फर्स्ट। अब क्या किया जा रहा है, वही इन्हीं नारीवाद आंदोलनों की वजह से क्या किया जा रहा है, इन्हें आगे बढ़ावा दिया जा रहा है। नारीवाद आंदोलन की आवश्यकता औरतों की सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए, मतदान के लिए, महिलाओं की राजनीतिक स्थिति एवं सामाजिक स्थिति में सुधारने के लिए है। यानी नारी आंदोलन की जरूरत किस लिए है? जैसे उन्होंने बोला नारी आंदोलन के लिए सामाजिक स्थिति में सुधार, यानी लोगों की मानसिकता क्या हो बदले। शिक्षा के लिए भारत के अंदर लगभग शिक्षा दी जा रही है, लेकिन जिस हद तक बच्चों को यानी लड़कों को शिक्षा दी जाती है उतना शिक्षा महिलाओं के लिए नहीं दी जाती। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मान लो भाई साहब को अगर हॉस्टल में रह करके क्या करना, पढ़ाई करना है, तो भाई साहब को यानी लड़के को क्या कर देंगे, भेज देंगे। लेकिन अगर लड़की के बारे में आ जाए हॉस्टल में रह करके पढ़ाई करना, तो लोग क्या करने लग जाते हैं, एक पल के लिए क्या करने लग जाते हैं, सोचने लग जाते हैं। मतदान के लिए भारत के अंदर तो है भाई मतदान का अधिकार, शुरू से जब से वो वोटिंग हो रही है, मतदान हो रहा है, मतदान में महिलाओं को पूरा अधिकार है। महिलाओं की राजनीतिक स्थिति, अब आज वर्तमान टाइम पर महिलाओं को राजनीतिक स्थिति में क्या हुआ, सुधार हुआ। महिलाएं भी क्या करती हैं, चुनाव क्या करती हैं, लड़ती हैं। ठीक है, बांग्लादेश बोल रहा हूँ, बंगाल के अंदर देख लो, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के अंदर देख लो, कौन है वहाँ की मुख्यमंत्री, कौन है भी, लेडीज, ममता बनर्जी। सबसे सही। महिलाओं की राजनीतिक स्थिति एवं सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए है। इन आंदोलनों में महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने और उनके शिक्षा तथा रोजगार के अवसर को बढ़ाने की मांग की गई। यानी आंदोलनों में मूलगामी बदलाव की मांग करने वाली महिलाओं आंदोलनों ने औरतों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की क्या करी, मांग उठाई। यानी अब कहना चाह रहे हैं, महिलाएं कहना चाह रही है कि हमारा पुरुष से बराबरी किया जाए। सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भूमिका का परिदृश्य क्या हो रहा है, बदल रहा है। आज वर्तमान टाइम बदल रहा है, क्या रहा है, आज सार्वजनिक जीवन के परिदृश्य में औरतों की भूमिकाएं काफी बदल गई हैं। ये वैज्ञानिक, अब औरतें क्या हो गई, वैज्ञानिक होती जा रही हैं, वैज्ञानिक बनती जा रही हैं, पढ़ लिख करके वैज्ञानिक, डॉक्टर, शिक्षा क्या तो मॉर्निंग के टाइम के अंदर दिल्ली के अंदर स्कूलों को देखते हैं तो मॉर्निंग में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते हैं, लेडीज़ क्या होती हैं, टीचर होती हैं। आज के रूप में सार्वजनिक जीवन में भूमिका निभाती दिखाई देती हैं। सार्वजनिक जीवन में औरतों की भागीदारी फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे जैसे देशों में बहुत अधिक है। नॉर्वे पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ऐसा देश जिसका HDI मानव विकास सूचकांक नंबर 1 पर है। मानव विकास क्या है, मानव विकास सूचकांक क्या है, नंबर 1 पर है। आज सुबह की जो मैंने वीडियो बनाई थी, तुम लोगों ने देखा मैंने ग्रुप के अंदर क्या किया था, डाला था, देखा। महिलाओं के साथ साथ भेदभाव और अत्याचार क्या होता है, अब देखते हैं महिलाओं के साथ क्या भेदभाव हो रहा है। महिलाओं की साक्षरता दर 54% है, पुरुषों की 76% है। मतलब महिला की शिक्षा अभी भी सही तरीके से नहीं दी जा रही है। महिलाओं के यहाँ पर एक डाटा के साथ इस प्रकार अब भी स्कूल पास करने वाली लड़कियों की एक सीमित संख्या ही उच्च शिक्षा की ओर क्या कर रही, कदम बढ़ा पा रहे, क्योंकि माँ बाप लड़कियों की जगह पर लड़कों की शिक्षा पर ज़्यादा खर्च करते हैं और लड़कियों के साथ क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं। पहुँचे पदों पर तो बहुत ही कम महिलाएं पहुँच पाई हैं। उच्च भुगतान अनुपात में अगर भुगतान की बात करें तो अगर महिला पुरुष दोनों काम करें तो महिलाओं की मजदूरी क्या होती है, कम होती है, महिलाओं का वेतन क्या होता है, कम होता है। और उसी जगह पर पुरुषों का वेतन क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसके अलावा हमारा जो चलता है समाज चलता है पितृ प्रधान पर चलता है, पितृ प्रधान समाज। जैसे आपका कहीं पर भी जाते हैं, हम लोग कहीं पर जाते हैं तो हमारे बारे में अगर कोई पूछता है तो सबसे पहले किसका नाम पूछता है, पिता का नाम पूछता है। माता का नाम कोई पूछा जाता है क्या? मातृवंशिता हमारे त्रेता युग में, द्वापर युग में यहाँ पर चलता था। जैसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कौशल्या नंदन, कौन, राम। और क्या बोला जाता है, देवकी नंदन, अंजनी पुत्र, और कौशल्या नंदन नाम हो गया। ये सब ऐसे क्या होता है, तो इन्हें किसके नाम से जाना जाता था, माता के नाम से, माताओं के नाम पर क्या किया जाता था। लेकिन वर्तमान में चीज़ों को क्या कर दिया, बदल करके क्या पितृवंशिता के हिसाब से चलाया जा रहा है। पितृवंशिता, हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है। दिन प्रतिदिन महिलाओं की भागीदारी क्या हो रही है, बढ़ रही है। दिन प्रतिदिन महिलाओं की भागीदारी क्या हो रही है, बढ़ रही है। दिन प्रतिदिन महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। अब तो गाली सुनेगा। निजी एवं सार्वजनिक विभाजन, श्रम के लैंगिक विभाजन। अधिकतर महिलाएं अपने घरेलू काम के अतिरिक्त अपनी आमदनी के लिए कुछ ना कुछ काम करती हैं, लेकिन उनके काम को ज़्यादा मूल्यवान नहीं माना जाता। जैसे मैंने बताया कि मजदूरी करती हैं, अगर औरतें काम करती हैं तो उनको वेतन कम मिलता है, लेकिन पुरुषों को क्या मिलता है, ज़्यादा मिलता है। मनुष्य जाति की आबादी में औरतों का हिस्सा आधा है, पर सार्वजनिक जीवन में मनुष्य जाति की आबादी में औरतों का हिस्सा आधा है, पर सार्वजनिक जीवन में खासकर राजनीति में उनकी भूमिका नगण्य है।
ठीक है, कह रहा सार्वजनिक जीवन में यानी राजनीतिक जीवन में उनकी भूमिका नगण्य है। विभिन्न देशों में महिलाओं को वोट का अधिकार प्रदान करने के लिए आंदोलन हुए। इन आंदोलनों को नारीवाद आंदोलन कहा जाता है। भाई शुरू भारत में तो शुरू से नारियों को यानी महिलाओं को वोट देने का क्या है, अधिकार है, कोई रोक टोक नहीं है। जीवन के विभिन्न पहलू जिनमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव हुए हैं, क्या है, समाज में महिलाओं का निम्न स्थान। भारतीय समाज में महिला को सदा पुरुषों को अधीन ही रखा गया है, उससे कभी भी स्वतंत्र रूप से रहने का अवसर नहीं दिया। उसे मतलब औरतों को स्वतंत्र यानी हमेशा पुरुषों के अधीन ही रखा गया। पुरुषों को ही बातों को क्या करना पड़ता है, सुनना पड़ता है, मानना पड़ता है। उन्हें स्वतंत्र रहने का अधिकार नहीं मिला है। बालिकाओं के प्रति उपेक्षा, आज भी बालिकाओं को अनेक प्रकार से अवहेलना की जाती है। लड़के के जन्म पर, जैसे लड़का के जन्म होता है, भाई भाई साहब डीजे लगवा दिया गया, फलाना वाला, ये पूरा गांव क्या कर रहा है, भोज हो रहा है, लड़का भोज हो रहा है, छठियार हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन अगर वही लड़की बहुत पैदा हो जाए तो मुंह लटका करके क्या कर जाते हैं, बैठ जाते हैं। मुंह लटका करके क्या कर जाते हैं, बैठ जाते हैं। क्योंकि समाज के लोगों का क्या करना सोचना है, लड़की पैदा हुई है, ये कुछ देगी नहीं, ये उल्टा ले करके जाएगी। लेकिन इन लोगों को ये मानसिकता को क्या करना चाहिए, बदलना चाहिए। क्या बदलना चाहिए कि घर में लक्ष्मी, साक्षात लक्ष्मी आई है। ठीक है, चलो एक लड़की पैदा हुई, उसके बाद एक और, अगर एक लड़की के बाद एक और लड़की पैदा हुई तो दूसरा पहाड़ उनके ऊपर, जो ऐसा सोचते हैं उनके ऊपर दूसरा पहाड़ क्या हो जाता है, टूट जाता है कि लड़का क्यों नहीं हुआ। बहुत सारी फैमिलियाँ ऐसी होती हैं जो लड़के के इंतजार में 9, 10, 11, 12 लड़कियाँ क्या कर लेते हैं, पैदा कर लेते हैं, तब जाकर के कहीं पर क्या होता है, लड़का होता है। समाज के अंदर कुछ ऐसा ही सीन था। हमारे गांव के अंदर एक ऐसी कैटेगरी के थे, उनकी 2 बेटियां मेरे क्लास में ही क्या करती थी, पढ़ती थी। तो उनके पास 7 लड़कियां हो गई थी, तकरीबन 7 लड़कियां, फिर भी कोई लड़का नहीं पैदा हुआ। हम रात तक उनके लड़का पैदा नहीं हुआ, लास्ट तक वो प्रयास करते रहे। ठीक है, तो लड़के की चाह में वो इतना करते रहे। तो यहाँ पर क्या होता है, और वहीं लड़का जब पैदा होता है, जब लड़का क्या होता है, पैदा होता है, तो लड़का के पैदा होने पर क्या मनाया जाता है, जश्न क्या किया जाता है, मनाया जाता है। जश्न क्या किया जाता है। 3 लड़की हुई थी, ठीक है, जश्न नहीं मनाया। अब एक लड़का हुआ है कुछ महीने पहले, पूरे बफर सिस्टम लगाया, डीजे नचाया, सबको नचाया, खुशी। लेकिन वास्तविकता पता है क्या है, लड़के के पैदा होने पर खुशी, अगर मैं बोलूँ तो खुशी क्या इस बात की वो मनाया जाता है कि पैदा हुआ है तो अब पिताजी का जो अधिकार है, वो लेगा, दायित्व है, वो क्या करेगा, संभालेगा। इसी बात की क्या मनाई जाती है, खुशी मनाई जाती है, उसके बाद नहीं। ठीक है, तो परंतु लड़की के जन्म पर परिवार के लोग चुपचाप हो जाते हैं। दूसरी लड़की का जन्म परिवार पर एक बोझ बन जाता है, क्योंकि उसे जन्म से लेकर के मिलते हैं। जन्म से हमेशा जब जैसे पैदा हुई है तब से कुछ ना कुछ क्या करना पड़ता है, उसके ऊपर खर्च करना पड़ता है, परिवार के कुछ ना कुछ देना ही पड़ता है। तीसरे, शिक्षा के क्षेत्र में भी लड़कियों के भेदभाव किया जाता है। चौथे, जब लड़कों का जीवन यापन के लिए कोई ना कोई काम सिखाया जाता है, लड़कियों को रसोई तक ही क्या रखा जाता है, सीमित रखा जाता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे लैंगिक लैंगिक मसले हैं। अब आता है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिक का मतलब होता है अपने धर्म को ऊंचा समझना तथा दूसरे धर्म को नीचे समझना, और अपने धर्म से प्यार करना, दूसरे के धर्म को गाली बकना, ये सांप्रदायिकता है। दूसरे धर्म को घृणा करना, ये क्या है, सांप्रदायिकता। समझना सांप्रदायिकता क्या होता है? सांप्रदायिकता का मतलब यह है कि जो लोग ऐसे हैं जो अपने धर्म से क्या करते हैं, प्यार करते हैं, दूसरे के धर्म को क्या करते हैं, गाली देते हैं, नीचा दिखाते हैं, घृणा करते हैं। उसे ही क्या बोला जाता है, सांप्रदायिकता। ऐसी भावना आपस में क्या कर सकती है, लड़ाई झगड़े का क्या हो सकती है, कारण बन सकती है। इस प्रकार प्रजातंत्र के मार्ग पर एक बड़ी बाधा उपस्थित हो जाती है। देश का बंटवारा इसी भावना का परिणाम था। या करा देश का बंटवारा इसी भावना का क्या था परिणाम? 1947 में जब देश का हुआ था, बटा हुआ था, क्या था, धर्म के नाम पर देश को क्या किया गया, बांटा गया, उसे एक इस्लामिक कंट्री बना दिया गया, और इसको क्या बना दिया गया, धर्मनिरपेक्ष बना दिया गया। धर्म के नाम पर बांटा गया था, ये भी उसी का परिणाम था। इस बुराई से निम्नलिखित विधियों को दूर किया जा सकता है। कैसे? शिक्षा द्वारा। शिक्षा में अच्छी तरीके से सबको पढ़ाया जाए, अच्छे से शिक्षा के पाठ्यक्रम में सभी धर्मों को अच्छा बताया जाए, और विद्यार्थियों को सहिष्णुता एवं सभी धर्मों के प्रति आदर भाव क्या किया जाए, सिखाया जाए। जैसे हम लोग हैं, अगर हम लोगों की बात करें तो हम लोग क्या करेंगे, सहिष्णु है। सहिष्णु मतलब सह लेते हैं,
सह लेते हैं। सभी धर्मों का क्या करते हैं, आदर करते हैं, सभी धर्मों के बारे में अच्छा बोलते हैं, किसी को गाली नहीं देते हैं, किसी धर्म को ये है वो है फलाना, ठीक है, आदर भाव करते हैं, इसे बोला। प्रचार द्वारा, समाचार पत्रों द्वारा, रेडियो टेलीविजन के द्वारा जनता को धार्मिक सहिष्णुता की शिक्षा दी जाए। धर्म और सांप्रदायिकता और राजनीति, लैंगिक विभाजन के विपरीत धार्मिक विभाजन अक्सर राजनीति के मैदान में अभिव्यक्त होता है। तुमने देखो राजनीतिक मैदान में होता है। भारत के अंदर बड़ी दो राजनीतिक राष्ट्रीय पार्टियां हैं, कौन कौन सी, बीजेपी और कांग्रेस। अब तुम्हें पता है कौन किसका क्या करता है, सपोर्ट करता है। हालांकि अगर हम बात करें, बीजेपी की बात करें, तो बीजेपी किसी एक पर्टिकुलर को सपोर्ट नहीं करती, तो सभी को साथ में लेकर के क्या करती है, चलती है। लेकिन उसका विरोधी जो उसके विरोध है, वो विरोध करते 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 ऐसे बातें क्या कर जाते हैं, बोल जाते हैं कि वो भड़क जाते कि बोल जाते हैं जिसमें राष्ट्र पर आ जाती है। अभी आज का मैंने जो कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी, इनका क्या है, एक न्यूज में एबीपी न्यूज ने आर्टिकल दिया है। क्या आर्टिकल दिया है कि भारत की स्थिति जो है पाकिस्तान, भूटान और नेपाल से भी क्या है, खराब है। भारत की स्थिति पाकिस्तान, भूटान, नेपाल से भी क्या है, खराब है। अब कैसे देखा जाए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। जबकि जीडीपी तो बहुत ग्रो हुई है हमारी। उसने अपने घर की हालत देखी। ठीक है, तो कुछ ऐसी बातें क्या कर जाते हो। इसमें क्या हुआ, राष्ट्र के नाम पर तुम बुराई कर रहे हो ना, राष्ट्र की बुराई कर रहे हो ना। देश अब किस एंगल से भाई देख रहे थे, किस एंगल से देख रहे थे भाई, अपने घर की देख रहे। ठीक है, तो वही कह रहा हूँ, धार्मिक विभाजन को सांप्रदाय कहते हैं। अगर धार्मिक विभाजन होता है, संप्रदाय कहते हैं। अगर धार्मिक विभाजन होता है, सांप्रदाय के कारण देश में झगड़े होते हैं और शांति भंग हो जाती है। ऐसे वातावरण को लोकतंत्र पनप नहीं सकता। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र आगे बढ़ नहीं सकता, लोकतंत्र आगे बढ़ नहीं सकता। समुदायवाद के कारण देश के अंदर घृणा और मतभेद उत्पन्न होते हैं और देश की एकता समाप्त हो जाती है। इस कारण लोकतंत्र को खतरा पैदा हो जाता है। जबकि एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाने लगता है और कोई एक धार्मिक समूह अपनी मांगों को दूसरे समूह के विरोध में खड़ा करने लगता है। इस प्रक्रिया में राज्य अपनी सत्ता का इस्तेमाल किसी एक धर्म के पक्ष में करने लगता है, तो इसी स्थिति को विकट होने लग जाए। ऐसी स्थिति में विकट मतलब स्थिति क्या हो जाती है, परिस्थिति क्या होने लग जाती है, खराब होने लग जाती है। राजनीति में धर्म और इस तरह जोड़ना सांप्रदायिकता या संप्रदायवाद कहलाता है। सांप्रदायिकवाद है यानी आपकी मान लो सरकार है, किसी की सरकार है और वो किसी एक विशेष धर्म को क्या दे रहा है, बढ़ावा दे रहा है। किसी एक विशेष धर्म को क्या दे रहा है, बढ़ावा दे रहा है, तो ये संप्रदायवाद है। आप किसी एक विशेष कम्युनिटी को बढ़ावा दे रहे हो तो ये संप्रदायवाद है। ठीक है, लोकतंत्र की सफलता का आधार है जनता में सहनशीलता। लोकतंत्र की अगर लोकतंत्र आपके यहाँ सफल है तो इसका मतलब जनता सहनशील है, साझेदारी है यानी बंधुत्व है, सभी विचारों के प्रति सहिष्णुता है। परंतु संप्रदायवाद के कारण इन सभी के मार्ग में बाधा उत्पन्न हो जाती है। लोकतंत्र की सफलता क्या बोला कि जनता सहनशील होना चाहिए, सहिष्णु होने चाहिए, उदारवादी होना चाहिए, बंधुत्व होना चाहिए। लेकिन अगर संप्रदायवाद है तो संप्रदायवाद के अंदर क्या होता है, तो कट्टर होते हैं। अगर कुछ भी होता है तो छूटते ही रोडों पर क्या कर जाते हैं, उतर जाते हैं। पत्थर लेकर के, गोला बम बारूद लेकर के, तलवारें लेकर के क्या कर जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो ये क्या है, संप्रदायवाद है। ये क्या है, संप्रदायवाद है। ठीक है, लेकिन अगर आप यदि आप सही तरीके से रहते हो, सहनशील हो, तो संप्रदायवाद नहीं होगा। जहां पर आप सभी धर्मों को क्या कहते हो, हाँ सबका धर्म अपना अपना है और अपने तरीके से हर कोई क्या करेगा, उसको क्या करेगा, फॉलो करेगा, उसके हिसाब से क्या करेगा, अपना सब कुछ करेगा। सांप्रदायिकता के रूप, सांप्रदायिकता के क्या रूप हो सकते हैं, यानी सांप्रदायिकता का मतलब, सांप्रदायिकता का मतलब समझ में आया। सांप्रदायिकता का मतलब क्या होता है, यानी अपने धर्म को सबसे ऊंचा बताना, दूसरे के धर्म को क्या बताना, नीचा बताना, दूसरे के धर्म को क्या देना, गाली देना। ठीक है, यही है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता के रूप कैसे हो सकते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानना, यही है। अलग राजनीतिक इकाई बनाने की क्या करना, इच्छा करना, अलग राजनीतिक इकाई बना रहे। धर्म के पवित्र प्रतीकों, धर्म गुरुओं को भावनात्मक अपीलों का क्या करना, प्रयोग करना। जो धर्म के जो गुरु हैं, गुरु कौन है, जैसे हमारे में बहुत सारे क्या हैं, गुरु हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो कथावाचक होते हैं ना, ये इनको गुरु बोला जाता है। ठीक है, और ये समाज को सुधारने का अपने हिसाब से क्या करते हैं, काम करते हैं। इनमें बहुत सारे गुरु आ जाते हैं, सिखों में बहुत सारे गुरु हो जाते हैं। इनमें कौन हो जाता है, विशेष वर्ग में। ठीक है, संप्रदाय के आधार पर हिंसा, दंगा और नरसंहार, ये सांप्रदायिकता है। संप्रदाय के हिसाब से हिंसा, जैसे कि अभी तुमने हल्द्वानी के अंदर क्या किया, देखा, हल्द्वानी के अंदर देखा, तो संप्रदायवाद है। धर्मनिरपेक्ष शासन, अब धर्मनिरपेक्ष क्या है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष क्या है, देश है जहां पर मैंने बोला यहाँ के लोग सहनशील हैं। यहाँ पर क्या है, सहनशील है, सहिष्णु है, बंधुत्व है, उदारवादी हैं,
तो वहाँ वहीं पर धर्मनिरपेक्ष की आवश्यकता चल सकता है। भारत का संविधान किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता। भारत का संविधान किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता। किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आज़ादी है। किसी भी धर्म का प्रचार करने, हल्द्वानी में क्या हुआ था कि वहां पर माइनॉरिटी ने क्या कर दिया, सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया। कब्जा करके उन्होंने मजार और मस्जिद बना दी। तो इनको नोटिस भेजा गया। इनको नोटिस भेजा गया, भाई तुम्हारा जो तुमने बना रखा है ये तुम्हारा कब्जा है, इसे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अतिक्रमण है, इसे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। नोटिस भेजा गया तो इन्होंने नहीं सुना। तो ये फोर्स लेकर के क्या किए, पहुंचे। तो फोर्स जब लेकर के पहुंचे, गिरा रहे थे, बुलडोजर से गिरा रहे, तो वहां पर अतिक्रमणकारियों ने पत्थर और तेजाब में बोतल में भर के पेट्रोल, आगजनी करी, पत्थरबाजी करे, जो कुछ भी है ये सब कुछ किया। ये हल्द्वानी की क्या है घटना। तो ये सांप्रदायिकता, ये क्या है, सांप्रदायिकता है। सांप्रदायिक जब तुमने, अब यहाँ पर कुछ नहीं था भाई, जब तुमने क्या किया, कब्जा किया, सरकारी जमीन पर कब्जा किया, जब उसने नोटिस दिया भाई हटाओ, तो हटाया क्यों नहीं, समझाया क्या होता है। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब। धर्मनिरपेक्ष का मतलब यह है कि ये सभी धर्मों को समान दर्जा देते हैं, किसी भी धर्म को नीचा नहीं दिखाते हैं, ठीक है। धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी तरह के भेदभाव को अवैधानिक घोषित करते हैं। शासन को धार्मिक मामलों में दखल देने का क्या करते हैं, अधिकार नहीं होता है शासन को धार्मिक मामलों में। संविधान में किसी भी तरह के जातिगत भेदभाव का निषेध किया गया है। जातिवाद आ जाता है भाई, जातिवाद। जातिवाद क्या है भारत के अंदर, जातिवाद बहुत है भारत के अंदर। जातिवाद आप आजकल वर्तमान टाइम पर विभिन्न प्रकार के नेता होता जो हैं वो जाति के नाम पर क्या करते हैं, वोट मांगते हैं, जाति के नाम पर राजनीति करते हैं। तो जातिवाद है। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर भाई अलग अलग पार्टियां हैं, बीजेपी है, अलग है। आप बात करें भाई समाजवादी पार्टी, वो अलग है। और क्या कहते हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी, वो अलग है। सबके अपने अपने जाति के हिसाब से इन्होंने क्या कर रखा है, सेट कर रखा है मुद्दा कि इस हिसाब से क्या होगा, चलेगा। लेकिन अब जनता क्या कर रही है, जाग रही है। अब जनता क्या कर रही है, जाग रही है। ऐसा नहीं सोच रही है कि हम जाति के नाम पर क्या करेंगे, वोट डालेंगे, हम विकास के नाम पर क्या करेंगे, वोट डालेंगे, किसी के कहने पर नहीं आएंगे। जाति प्रथा आज भी भारतीय समाज का अभिन्न अंग है। समय समय पर इसमें अनेक बदलाव आते गए हैं, लेकिन अनेक सुधारों को सुधरे नहीं, अभी तक सुधार नहीं हो पाया है। प्रयत्न किया जा रहा। भारतीय संविधान ने किसी भी प्रकार की जातिगत भेदभाव का निश्चित भारतीय संविधान ने किसी भी प्रकार का जातिगत भेदभाव का निश्चित किया है और जाति व्यवस्था से पैदा होने वाले अन्याय को समाप्त करने पर क्या किया है, जोर दिया है। परंतु इतना सब कुछ होने पर भी समकालीन भारत से जाति प्रथा विदा नहीं हुई है। भारत से जाति प्रथा का विदाई नहीं हुआ है। तुम लोग कुटने वाले हो और बुरी तरीके से मारो। परंतु इतना सब कुछ होने के बावजूद भी भारत से जाति प्रथा विदा नहीं हुई, यानी जाति प्रथा खत्म नहीं हुई है। अभी भी अधिकतर लोग अपनी जाति और कबीले में ही क्या करते हैं, विवाह करते हैं। सदियों से जिन जातियों की पढ़ाई लिखाई के क्षेत्रों में प्रभुत्व स्थापित था, वह आज भी है और आधुनिक शिक्षा में उन्हीं का बोलबाला है। जिन जातियों को पहले शिक्षा से वंचित रखा गया था, उनके सदस्य अभी तक स्वाभाविक रूप से पिछड़े हुए हैं। ऐसा ही बोल रहा है। जिन जातियों को क्या रखा गया, जिन जातियों को पहले से शिक्षा से वंचित रखा गया था, वंचित किसको रखा गया था, यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई पहले क्या होता था, भाई जो SC कैटेगरी के लोग होते थे उनको शिक्षा नहीं दी जाती थी, ऐसा लिखा हुआ है। ऐसा इसमें क्या है लिखा हुआ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भाई पढ़ने का अधिकार सबको था। जैसे बाबा भीमराव अम्बेडकर क्या हुए भाई, पढ़ करके निकले, SC होने के बाद पढ़ करके निकले। तो अगर पढ़ने की लगन थी, सबके सब पढ़ना ही चाहते थे, तो सबको क्या करना था भाई, सबको पढ़ना था, सिर्फ और अगर सच में नहीं पढ़ने दिया जाता था, तो बाबा भीमराव अम्बेडकर पढ़े कैसे, संविधान कैसे लिखा, ठीक है। तो वही वाली बात आ जाती है, ठीक है। जिन लोगों का आर्थिक क्षेत्र में प्रभुत्व स्थापित था, आज भी थोड़े बहुत अंतर के बाद मौजूद है। जाति और आर्थिक हैसियत में काफ़ी निकट का संबंध माना जाता है। देश में संवैधानिक प्रावधान के बावजूद विवाद छोटी तथा अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। जाति प्रथा जो है, ये जाति प्रथा पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुई है। राजनीति में जाति, चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं की जाति का हिसाब ध्यान में रखना। अब चुनाव जब होता है तो वहाँ जातियों का हिसाब होता है। जैसे मान लो दिल्ली में चुनाव हो, दिल्ली में चुनाव में भाई झा, मान लो झा क्या हो गया खड़ा, कोई झा क्या हो गया खड़ा हो गया। अब वो देखेगा भाई इस किराड़ी विधानसभा के अंदर कितने झा है, कितने कोई दूसरे हैं, कितने वो हैं, तो उसके हिसाब से क्या करेगा भाई, करता है।
ठीक है, चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं की जाति का हिसाब ध्यान में रखना। समर्थन, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे मान लो मुलायम सिंह यादव है भाई साहब, मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र श्री क्या नाम है भैया, अखिलेश यादव। वो देखें कि भाई यादव समाज के कितने लोग हैं, समाज कितने, हाँ कितने लोग मुझे क्या करेंगे, वोट देंगे। ठीक है, उन्हीं समाज के अंदर आ जाता है यादव समाज, ओबीसी में आ जाता है। तो ओबीसी जो समाज है उन्हीं को क्या करता है, वोट करता है। कुछ इस प्रकार से चीजें क्या हो जाती है, बढ़ जाता है। राजनीति में जाति, देश में के किसी भी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है। कोई भी पार्टी किसी एक जाति या समुदाय के सभी लोगों को वोट हासिल नहीं कर सकती। कह रहा कोई भी पार्टी किसी एक जाति या समुदाय के सभी लोगों का वोट हासिल नहीं, मतदान हासिल नहीं कर सकती।